हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम सुनीता और मैं इग्नू में पिछले 12 साल से पढ़ा रही हूँ और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ही पढ़ा रही हूँ। तो अभी मैंने एक सीरीज़ शुरू किया कि मैं सारे अपने वीडियोस यूट्यूब पे डालूँ ताकि सब लोगों का फ़ायदा हो सके। तो वेलकम टू माय टुडेज़ क्लास। आज हम MP11 का यूनिट 3 करेंगे। हमने पहले 1 और 2 किया है और आप लोगों ने देखा होगा। यूनिट को हम डिटेल में समझेंगे जिसका टाइटल है स्टेट की बदलती भूमिका, मुद्दे और चुनौतियाँ, चेंजिंग रोल ऑफ द स्टेट, इश्यूज एंड चैलेंजेस। ये चैप्टर आपको बताएगा कि टाइम के साथ स्टेट के रोल कैसे चेंज होते हैं। मतलब स्टेट हमेशा हमेशा एक जैसा नहीं होता, एनवायरनमेंट के साथ या बाकी कंट्रीज़ के इम्पैक्ट से या फिर टाइम के साथ साथ इसमें बहुत सारे चेंजेस नज़र आते हैं। लिबरल स्टेट से वेलफेयर स्टेट बना, फिर नियो लिबरल स्टेट बना, ग्लोबलाइजेशन के बाद स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी और भी बढ़ गई और फिर रेगुलेटरी स्टेट बन गया। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं। इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ेंगे, इसमें हम लोग डिटेल्ड नोट्स हैं मेरे ये, जिसको मैं एक्सप्लेन करूँगी आपको। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन। सबसे पहले समझते हैं कि स्टेट की रोल चेंज क्यों हुई, ऐसी क्या हिस्ट्री थी कि स्टेट को चेंज होना पड़ा। सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस बदली। तो सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस होते हैं कि सोसाइटी में इकोनॉमिक कंडीशंस क्या है, जॉब्स मिल रही हैं कि नहीं, फाइनेंशियल कंडीशंस कैसी हैं। हिस्ट्री में स्टेट कभी भी एक फिक्स्ड इंस्टीट्यूशन नहीं रहा, इसमें हमेशा से चेंजेस आते रहे हैं। और जब सोसाइटी चेंज होती है तो इकोनॉमी बदलती है, टेक्नोलॉजी आती है, इसमें नए नए चेंजेस आते हैं, उसमें इंटरनेशनल प्रेशर्स बढ़ते हैं, इंटरनेशनल रिलेशन बदलते हैं। कोई वॉर हो गई, कहीं पे कोई मनमुटाव चल रहा है कंट्रीज़ के बीच में, उसका असर भी हर कंट्री पर पड़ता है। तो स्टेट के फंक्शंस और उसकी प्रायोरिटीज़ भी चेंज होती रहती हैं। पहले स्टेट का रोल बहुत ही लिमिटेड था। और क्या रोल था, ओल्ड थिंकिंग क्या थी स्टेट की, कि लॉ प्लस ऑर्डर, कि लॉ बनाने हैं, लॉ को लागू करने हैं और उनको फॉलो करवाना है। अगर कोई नहीं कर रहा है तो पनिश करना है, बस यही स्टेट का रोल था। इससे हम कहते थे मिनिमल स्टेट, मतलब स्टेट का मिनिमल रोल होता था, बिल्कुल थोड़ा सा ही इंटरफेयर होता था। लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद इन द पास्ट द स्टेट जॉब वाज ओनली टू प्रोवाइड सिक्योरिटी। तो सिक्योरिटी प्रोवाइड कराई जाती थी, लॉज बनाए और उसको फॉलो करवाए जाते थे, बॉर्डर्स को डिफेंड किया जाता था या फिर जस्टिस दिया जाता था। तो इसको मिनिमल स्टेट कहते थे। बट वर्ल्ड वॉर 2 के बाद वेलफेयर की डिमांड बढ़ गई। वर्ल्ड वॉर 2 में आपको पता है कि बहुत सारे लॉसेस हुए थे, इकोनॉमी 50-50 साल पीछे चली गई थी, बहुत सारे लोग मारे गए थे, बिजनेसेस बंद हो चुके थे, काम धंधे बंद हो चुके थे, तो खाने को नहीं था, पीने को नहीं था। तो वेलफेयर स्टेट्स की डिमांड बढ़ी कि स्टेट एक वेलफेयर स्टेट बन जाए और वो जनता को वो सब प्रोवाइड कराए जो उनकी ज़रूरत है। तो स्टेट क्या बन गया, डेवलपमेंट प्लस वेलफेयर। मतलब उसमें डेवलपमेंट भी चाहिए थी और वेलफेयर भी, क्योंकि स्टेट्स बहुत पिछड़ चुके थे। वॉर्स के बाद बहुत डिप्रेशन था, पीपल, गरीबी से लोग सफ़र कर रहे थे, बहुत अनएम्प्लॉयमेंट था, बेरोजगारी थी, भूखमरी थी। तो इसलिए कहा गया था कि स्टेट इज़ नॉट जस्ट ए पुलिस फोर्स। स्टेट एक पुलिस फोर्स नहीं है जो सिर्फ लॉ ऑन एंड ऑर्डर को मेंटेन करेगी। इट मस्ट ऑल्सो इंश्योर पब्लिक वेलफेयर। इसको पब्लिक वेलफेयर भी करना पड़ेगा, लोगों के भलाई के काम भी करने पड़ेंगे, जिससे वेलफेयर स्टेट का उदय हुआ। 1990 के बाद ग्लोबलाइजेशन और लिबरलाइजेशन भी आ गया, उसका भी प्रेशर पड़ा। और उसके प्रेशर से क्या हुआ, जो स्टेट क्या था, मार्केट में चेंज हो गया और एक नई पॉलिसी हमें दिखाई दी, नियो लिबरल पॉलिसी, नियो लिबरल स्टेट्स। मतलब ग्लोबलाइजेशन और लिबरलाइजेशन ने स्टेट्स को नियो लिबरल स्टेट्स में बदल दिया। अब मार्केट प्राइमेसी को देखेंगे, ग्लोबलाइजेशन के बाद क्या हुआ। अब मार्केट ड्रिवन पॉलिसीज चल रही हैं। मतलब जो लोग चाहते हैं
जो जनता चाहती है गवर्नमेंट को या स्टेट को वो करना पड़ेगा। अब ऐसा मतलब डिमांड के अकॉर्डिंग सप्लाई करनी पड़ेगी। अब ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी दे दो, चाहे उसकी नीड है कि नहीं है, तो वो वेस्ट हो रहा था। अब ऐसा नहीं होता, अब जो नीड है वही प्रोवाइड कराए ताकि वेस्टेज भी बचे और जनता की डिमांड्स भी पूरी हो चुके। मतलब इसमें मैं ये नहीं कहूँगी कि आपको खाने को दिया जाए या साबुन पेस्ट इनकी ज़रूरत है तो ये दिया जाए, नहीं। मतलब हमें ज़रूरत क्या है, हमें हेल्थ सेक्टर में ज़रूरत है तो सरकार हमें हेल्थ सेक्टर में फैसिलिटी दे। अगर हमें इकोनॉमिक सेक्टर में ज़रूरत है तो वहाँ पर ऐसी कोई पॉलिसी दे। तो ये मार्केट प्राइमेसी होती है। तो इससे क्या होगा, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बढ़ी इस टाइम, ग्लोबलाइजेशन होने से फ्री ट्रेड, इंपोर्ट एक्सपोर्ट बहुत खुल गया था। मतलब बहुत सारे बैन हटा दिए गए थे, बहुत सारे ग्लोबल इंस्टीट्यूट आ गए थे जैसे IMF, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, जो हर कंट्री को फंड्स लोन देता है, फंड्स का लोन देता है ताकि वो अपनी पॉलिसीज़ को चला सके। वर्ल्ड बैंक खुल गया था, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस खुल गई थी, और जिससे पूरे वर्ल्ड के कंट्रीज आपस में जुड़ गए थे, इंटरकनेक्टेड हो गए थे, क्योंकि वर्ल्ड के हर कंट्री ऑलमोस्ट इन संस्थाओं के मेंबर बने थे, जिससे वो इंटरकनेक्टेड हो गए थे। द स्टेट्स रोल शिफ्टेड फ्रॉम डायरेक्ट कंट्रोल टू बिकमिंग अ फैसिलेटर। तो स्टेट का रोल जो था वो डायरेक्ट कंट्रोल करना नहीं रह गया था, अब वो सिर्फ सुविधाएं प्रोवाइड करने वाला बन गया था। उसका वो रोल ख़त्म हो गया था कि वो एक रेगुलेटर है या वो बैन लगा रहा है या वो खोल रहा है, नहीं। अब कंट्रोल से छोड़कर फैसिलेटर, मतलब सुविधाएं देने वाला बन गया था। तो इस तरह से हमने क्या देखा, हमारे सामने एक पहले मिनिमल स्टेट था, मिनिमल से वेलफेयर बना, वेलफेयर से नियो वेलफेयर लिबरल बना, देन रेगुलेटरी स्टेट बन गया। मतलब जिस चीज़ को कंट्रोल करने की ज़रूरत है उसको कंट्रोल किया जाता है और जिस चीज़ को खुला छोड़ने की ज़रूरत है उसको खुला छोड़ा जाता है। इसके बाद इसमें सेकंड कॉन्सेप्ट आता है चेंजिंग नेचर ऑफ द स्टेट, राज्य का बदलता स्वरूप। मतलब आप मुझे बता सकते हो अगर आपको प्योर हिंदी में सुनना है, पूरा इंग्लिश में सुनना है, या मिक्स में अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा ताकि मुझे आगे के वीडियोस बनाने में थोड़ा इजी हो जाए। तो स्टेट हैज़ इवोल्व थ्रू 3 मेजर फॉर्म्स। डिटेल में देखते हैं कि स्टेट का नेचर कैसे चेंज हुआ। 3 मेजर फॉर्म्स में 3 मेजर चेंजेस इसमें हमें नज़र आए। तो सबसे पहला था क्लासिक लिबरल स्टेट। क्लासिक लिबरल स्टेट जो 18वीं 19वीं शताब्दी में था, और इसमें क्या था, इसको एडम स्मिथ और जॉन लॉक ने दिया था। उन्होंने कहा था कि स्टेट का रोल मिनिमम होना चाहिए, स्टेट का कोई इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए। स्टेट का काम है सिर्फ जस्टिस प्रोवाइड करना, बाउंड्रीज की रक्षा करना, लोगों को प्रोटेक्शन देना, बस इतना ही काम है। तो कोर आइडिया इसका क्या था, गवर्नमेंट इज बेस्ट विच गवर्न्स लीस्ट। मतलब गवर्नमेंट वही अच्छी होगी जो थोड़ा सा शासन करे, मतलब मिनिमम शासन करे, मतलब हर टाइम उनकी लाइफ में इंटरफेयर ना करती रहे। मार्केट को फ्री छोड़ दिया जाए, गवर्नमेंट का कोई इंटरफेयर ना हो ट्रेड में, इंडस्ट्री में। उससे पहले क्या था, बहुत सारे लाइसेंस लिए जाते थे, मतलब कोई भी बिजनेस, कोई भी फैक्ट्री, कोई भी इंस्टीट्यूट शुरू करने के लिए एक लाइसेंस लेना ज़रूरी होता था, जो कि इस टाइम में लिबरल जब स्टेट बना तो इस टाइम में इन सबको ख़त्म करने की डिमांड थी कि ये सब कुछ ख़त्म कर दो, फ्री छोड़ दो सब कुछ। तो इसमें क्या था, स्टेट का रोल क्या रह जाए, सिर्फ सिक्योरिटी, जस्टिस, लॉ, प्रोटेक्शन ऑफ प्रॉपर्टी। जैसे अर्ली मॉडल्स ऑफ ब्रिटेन एंड यूएसए और ब्रिटेन में ऐसा ही हो रहा था कि सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर चलाया जा रहा था, प्रॉपर्टी की प्रोटेक्शन हो रही थी और डिफेंस था। उसके बाद सेकेंड आया वेलफेयर स्टेट 1940 टू 1970 तक। वर्ल्ड वॉर के बाद पब्लिक कंडीशंस बहुत डायर हो गई थी, बहुत बुरी हो गई थी। इनइक्वालिटी थी, हंगर था, अनएम्प्लॉयमेंट थी, मतलब कहीं भी कोई समानता नहीं थी, पैसा नहीं था, बिजनेस नहीं थे, उद्योग धंधे नहीं थे, काम नहीं था, जॉब्स नहीं थी, रिच और पुअर का गैप बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। तो इसीलिए क्या कहा गया, स्टेट मस्ट इम्प्रूव पीपल्स लाइव्स। स्टेट को लोगों की लाइफ को बदलने की बहुत ज़रूरत है।
कि स्टेट अब सिर्फ पुलिस का काम ना करे, बल्कि एजुकेशन प्रोवाइड कराए, हेल्थ फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराए, जॉब प्रोवाइड कराए, एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराए। तो इसके मेन फीचर्स क्या थे? लार्ज स्केल गवर्नमेंट स्कीम्स बनाई जाएं, बड़ी बड़ी गवर्नमेंट स्कीम्स बनाई जाए, जिससे लोगों को इकोनॉमिक फ़ायदा भी हो, स्टेट के इकोनॉमिक प्लानिंग शुरू हो, पब्लिक सेक्टर कंपनीज बनाई जाएं। मतलब लार्ज स्केल गवर्नमेंट स्कीम्स बनाई जाएंगी तो उसमें हेल्थ, एजुकेशन, मतलब एंटरटेनमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, सारी स्कीम्स बनाई जाएं ताकि लोगों को फ़ायदा हो। इकोनॉमिक और सोशल इक्वालिटी भी दिखाई जाए। मतलब जो इतना गैप बढ़ता जा रहा था रिच और पुअर का, वहाँ पर इक्वालिटी दिखाई दी है। सब्सिडीज़ फॉर द पुअर, पुअर्स को हर चीज़ में सब्सिडी दी जाए। जैसे किसानों को बीज खरीदने में सब्सिडी मिले, खाद खरीदने में सब्सिडी मिले, अगर शहरों की बात करें तो इलेक्ट्रिसिटी में सब्सिडी मिले, गैस में सब्सिडी मिले। पब्लिक सेक्टर यूनिट्स एंड गवर्नमेंट इंडस्ट्रीज़ बनाई जाएं ताकि लोगों को सरकारी नौकरियां प्रोवाइड कराई जाएं। और पब्लिक सेक्टर में जो इंडस्ट्री होती है वो लोगों के वेलफेयर के लिए होती है। उसमें मार्जिन कभी कभी तो रखा भी नहीं जाता, और नहीं तो बहुत मिनिमम मार्जिन पर ये लोग अपना प्रोडक्ट मार्केट में लाते हैं। प्लानिंग सिस्टम को चेंज किया जाए। जैसे इंडिया में 5 ईयर्स प्लान्स लाए गए। 5 ईयर्स में अगर हम छोटे प्लान्स जब शुरू करते हैं तो प्लान्स पूरे नहीं हो पाते, फंड्स वेस्ट हो जाते। तो 5 ईयर में एटलीस्ट जिन लोगों तक वो प्लान्स पहुंचाने हैं, जिन लोगों तक वो स्कीम पहुंचानी है, तो पहुंच जाती है। और 5 साल में कुछ बड़े टारगेट्स भी पूरे किए जा सकते हैं। गवर्नमेंट का कंट्रोल, लाइसेंस राज, वेलफेयर स्टेट में भी लाइसेंस, अब ऐसे ऐसे बिजनेस पर लाइसेंस लाओ जिनको पब्लिक के हाथ में देना सेफ नहीं था, और बाकी सबसे हटा दिया जाए। इसके की थिंकर थे जॉन कीन्स, जिन्होंने इंक्रीज्ड गवर्नमेंट स्पेंडिंग टू बूस्ट एम्प्लॉयमेंट एंड द इकोनॉमी। जॉन कीन्स का कहना था कि गवर्नमेंट का जो पैसा है वो एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाने में खर्च किया जाए, कि बड़े बड़े इंडस्ट्री शुरू हो जिसमें लाखों लोगों को काम मिले ताकि इकोनॉमी बूस्ट हो सके। इंडिया में एग्जांपल देखें तो ग्रीन रेवोल्यूशन आया 5 ईयर प्लान शुरू होने के बाद। ग्रीन रेवोल्यूशन क्या था? जिसमें हरित क्रांति जिसको बोलते हैं, कि कृषि में बढ़ावा दिया जाए। सब बीज पर सब्सिडी, खाद पर सब्सिडी, फ्री ट्रैक्टर, फ्री ट्यूबवेल्स, मतलब ये सारा कुछ सिंचाई की व्यवस्था करी जाए। पब्लिक सेक्टर्स की कंपनियां खोली जाएं, जैसे BSNL खोला गया, SAIL खोला गया, ONGC खोला गया। तो ये पब्लिक सेक्टर की बहुत बड़ी मेजर स्केल पर कंपनियां थी जिसमें लाखों लोगों को काम मिल सकता था। गरीबी हटाओ प्रोग्राम्स भी इसी दौरान चलाए गए। देन थर्ड आता है फिर नियो लिबरल स्टेट। नियो लिबरल स्टेट में लिबरल स्टेट से थोड़ा अलग होता है। नियो लिबरल मतलब नव उदारवादी स्टेट्स बनाए गए जो 1990 के बाद। इसमें क्या था कि आप हर चीज़ को फ्री नहीं छोड़ सकते, जहाँ पर ज़रूरत है वहाँ पर कंट्रोल करो, जहाँ पर ज़रूरत नहीं है उस चीज़ को फ्री छोड़ दो। तो इकोनॉमिक क्राइसिस ऑफ द 1990s लेफ्ट कंट्रीज विच विद डेप्लेटेड फंड्स। जो 1990 में डिफ्लेशन आया था, ज़बरदस्त जॉब्स की कमी हुई थी, तो इसने कंट्रीज़ को क्या कर दिया था, फंड्स की कमी हो गई थी। तो अडॉप्टेड IMF वर्ल्ड बैंक पॉलिसीज़ मार्केट फर्स्ट। तो लोगों ने क्या हुआ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और वर्ल्ड बैंक की ये पॉलिसीज़ अपनाई जिसमें था कि मार्केट फर्स्ट, कि पहले मार्केट को देखा जाए। इस नए मॉडल में स्टेट मार्केट को फ्री करने लगा। तो इसके कुछ फीचर्स थे नियो लिबरल स्टेट्स के। इंक्रीज रोल ऑफ प्राइवेट सेक्टर, इस टाइम प्राइवेटाइजेशंस कर दिया गया, बहुत सारे बैंक प्राइवेट हाथों में दे दिए गए, बहुत सारे इंडस्ट्रीज प्राइवेट हाथों में दे दी गई, ताकि प्राइवेट लोग कुछ प्रॉफिट के लिए काम करेंगे तो उनमें काम ज़्यादा होगा। मतलब प्राइवेट सेक्टर में जब प्रॉफिट के लिए कुछ काम किया जाता है तो ग्रोथ बहुत होती है। तो स्टेट क्या था, खुद इंडस्ट्री चलाने की बजाय फैसिलिटेटर बन गया। मतलब स्टेट सिर्फ पैसे लगा रहा था और कंपनियां उन्होंने प्राइवेट हाथों में दे दी। प्राइवेटाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट इंडस्ट्रीज, रिमूवल ऑफ ट्रेड बैरियर्स, ट्रेड का बैरियर्स हटाए गए।
फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एफडीआई को प्रमोट किया गया। हमने कम बाहर के देशों को इनवाइट किया कि आप हमारे देश में एमएनसीज खोलो, ट्रेड करो यहाँ पर आकर, ताकि हमारे यहाँ पर भी एक्सचेंज जो मनी आती है वो थोड़ा बढ़े। स्टेट ट्रांसफॉर्म फ्रॉम कंट्रोलर टू रेगुलेटर। अब स्टेट सिर्फ कंट्रोल नहीं कर रहा था, सिर्फ रेगुलेशंस बना रहा था, रूल्स बना रहा था। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स में कमी लाई गई। जैसे इंडिया में क्या किया गया था, मारुति का प्राइवेटाइजेशन कर दिया गया। बीएसएनएल और एमटीएनएल को प्राइवेट हाथों में के मुकाबले में प्राइवेट कंपनियां लाई गई, जैसे एयरटेल, वोडाफोन। एंट्री टू फॉरेन मोबाइल कंपनीज की एंट्री हुई, जीएसटी लगाया गया, न्यू टैक्स बनाए गए। तो इंडिया मेक इन इंडिया मतलब पीपीपी मॉडल को स्टार्ट किया गया, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। मतलब गवर्नमेंट और आम जनता या प्राइवेट लोग मिलकर काम करने लगे। जैसे आज अभी हम देखते हैं कि हमारा इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट टाटा को दे दिया गया है। पहले इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट गवर्नमेंट के पास होता था, तो ये प्राइवेट हाथों में दे दिया गया। देन आता है उसके बाद फोर्थ, शायद मैं इसमें लिखना भूल गई हूँ, रेगुलेटरी स्टेट। आज के टाइम में स्टेट एक रेगुलेटर की रोल अपना रहा है। जैसे ट्राई टेलीकॉम को रेगुलेट करने लगा, ट्राई आ गया जो रेगुलेट कर रहा है टेलीकॉम इंडस्ट्री को। आरबीआई आ गया जो बैंकिंग को रेगुलेट करने लगा, बट कंट्रोलर नहीं था क्योंकि बैंक प्राइवेट हाथों में आ गए थे। सेबी स्टॉक मार्केट को कंट्रोल करता है। स्टेट रूल्स बनाता है, मॉनिटर करता है, बट सर्विसेज प्राइवेट कंपनी प्रोवाइड करा रही हैं। तो ये क्या था, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। पाथ ऑफ ट्रांजिशन, जिसको हिंदी में बोलते हैं परिवर्तन का प्रेष्य पथ। मतलब परिवर्तन कैसे हुआ, किस किस सेक्टर में क्या क्या ट्रांसफॉर्मेशन हमें दिखाई दे, उसके बारे में इसमें बताएंगे। स्टेट की ट्रांसफॉर्मेशन को हम 4 एरियाज में समझ सकते हैं। पहला क्या था, इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन। पहले क्या था, इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन की बात करें तो पहले गवर्नमेंट इंडस्ट्रीज लाइसेंस राज था, हैवी कंट्रोल था। बट अब क्या हो गया, प्राइवेट सेक्टर लेड ग्रोथ। मतलब प्राइवेट सेक्टर में कंपनियों को प्राइवेटाइजेशन कर दिया गया जो ग्रोथ की ओर बढ़ रही हैं। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को प्रमोट किया गया, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल को प्रमोट किया गया, एंड कंपटीशन इकोनॉमी। मतलब अब कंपटीशन ला दिया गया। जैसे पहले गवर्नमेंट एयरलाइंस को चलाती थी, इंडियन एयरलाइंस था, अब क्या है, प्राइवेट कंपनीज चला रही है, इंडिगो, विस्तारा, ये डोमिनेंट हो गई है। और गवर्नमेंट क्या है, इनके लिए सिर्फ रूल बना रहा है। दूसरा है एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस। जो प्रशासनिक ट्रांसफॉर्मेशन आया गया उसमें क्या था, न्यू पब्लिक मैनेजमेंट आया। पहले क्या था, ट्रेडिशनल ब्यूरोक्रेसी थी जिसमें हायरार्की थी। अगर मतलब हायरार्की ऐसी थी, अगर जो सबसे नीचे है उसको सबसे ऊपर वाले पर्सन से बात करनी है बहुत अर्जेंट भी, तो भी उसको हर लेवल को क्रॉस करके ए को बी से मिलना पड़ेगा, बी को सी से, सी को डी से। मतलब उसकी बात पहुँच, जहाँ तक जेड तक उसकी बात पहुँचेगी तब तक बात की वैल्यू ही ख़त्म हो जाती थी। तो ये हायरार्की थी। ट्रेडिशनल ब्यूरोक्रेसी में स्लो थी, रूल बाउंड थी, रूल से ही चलती थी। उसमें करप्शन बहुत था क्योंकि लोगों को लगता कि हमारे पास पावर बहुत है। और अब क्या हो गया है, न्यू पब्लिक मैनेजमेंट, जिसका काम क्या है, आउटपुट आना चाहिए। चाहे आप काम कैसे भी करो, हमें रिजल्ट दिखने चाहिए, सिटीजन्स की सेटिस्फेक्शन होनी चाहिए। पता ये क्लाइंट ओरिएंटेड होने लगा। ट्रांसपेरेंसी की ज़रूरत, अब इसमें ट्रांसपेरेंसी होती है। ई गवर्नेंस, अब बहुत सारी सुविधाएं हमें इलेक्ट्रॉनिकली प्रोवाइड करा दी गई हैं। जैसे आज पासपोर्ट बन जाता है, लाइसेंस बन जाता है, आधार कार्ड बन जाता है। हम बहुत सारे आरटीआई की एप्लीकेशंस लगा सकते हैं ई गवर्नेंस के थ्रू। मतलब हमारा बहुत सारा काम कंप्यूटराइज्ड हो गया। अब हमें डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट चक्कर नहीं काटने पड़ते। आरटीआई, राइट टू इंफॉर्मेशन,
ये हमें हमारे हाथ में एक हथियार दे दिया गया है। अब हम गवर्नमेंट की हर वर्किंग पर क्वेश्चन कर सकते हैं। एक 10 रुपए की एप्लीकेशन लगानी पड़ती है और हमें हर चीज़ का जवाब मिलता है। मतलब आप ये भी पूछ सकते हो कि प्रधानमंत्री अभी रिसेंट दौरे पर गए थे तो उनका कितना खर्चा हुआ। आपको अगर जानना है तो आप ये आरटीआई भी लगा सकते हो। इसमें कुछ एग्जम्पशंस भी होती हैं कि कुछ आप जो डिफेंस के मुद्दे होते हैं उन पर आप कोई इन्फॉर्मेशन नहीं ले सकते, अदरवाइज बाकी सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। ट्रांसपेरेंसी हो गई है इसमें, एफिशिएंसी और अकाउंटेबिलिटी हो गई है। मतलब ये बहुत एफिशिएंट हो गई है, बहुत अच्छे से काम करने लगी है अभी ये न्यू पब्लिक मैनेजमेंट। और अकाउंटेबिलिटी मतलब अब ये जवाब दे भी है। मतलब अगर ये कुछ काम कर रही है, अगर कोई पॉलिसी चला रही है, वो पॉलिसी फेल क्यों हुई, उसमें कितना पैसा लगा, उसको और आगे क्या किया जा सकता है, इसके लिए पूरी अकाउंटेबल है। जैसे एग्जांपल अगर बात करें हम लोग, पासपोर्ट सेवा केंद्र ऑनलाइन हो गए हैं, प्राइवेट हाथों में भी आ गए हैं, फास्ट ऑनलाइन विद ट्रैकिंग सिस्टम, मतलब आप ट्रैक भी कर सकते हो आप इनको। फिर आता है सोशल सेक्टर में ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हुई। पहले क्या था, एवरीथिंग वाज द स्टेट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। पहले हर चीज़ सरकार की जिम्मेदारी थी, बट अब क्या हो गया है, एनजीओज की भागीदारी बढ़ गई है, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस आ गए हैं, जिसमें सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, SHGs किनको कहते हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप। मतलब लोग अपने ही लोगों के साथ मिलकर कुछ ग्रुप्स बना लेते हैं और फिर वो उसमें कुछ फंड डोनेट कर मतलब इकट्ठा करते हैं। मान लो हर बंदे ने 100 रुपये दिए, 50 लोग मिले, 5,000 रुपये हो गए। अब ये लोग उस पर्सन की हेल्प करेंगे जिसको उस 5,000 रुपये की नीड है, और जब वो वापस देगा तो फिर किसी और की हेल्प करेंगे। तो इस तरह से सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, मतलब महिलाओं में ये सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बहुत प्रिवेल्ड है कि वो अपने ग्रुप गांव की साइड या छोटे छोटे एरियाज़ में अपने ग्रुप्स बनाती हैं और वो एंटरप्रेन्योर बनाने में हेल्प करती हैं कि बिजनेस में किसी का बिजनेस स्टार्ट कर दो, किसी का कोई काम स्टार्ट करवा दो, और फिर जब वापस पैसा आता है तो किसी और की हेल्प कर दी जाती है। देन CSR, सोशल कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, इससे भी सरकार को मतलब एक तो एनवायरनमेंट को बचाया जाता है और एक इससे सरकार को फ़ायदा होता है। कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब है कि जो बड़े बड़े कॉरपोरेट घराने हैं, जैसे अंबानीज़ हैं, अडानीज़ हैं, या बहुत सारी फैक्ट्रियों के मालिक हैं, उनकी अपनी इनकम का 2% से 5% का हिस्सा एनवायरनमेंट पर लगाया जाता है। मतलब वो लोग उस हिस्से को बाहर खर्च करते हैं ताकि एनवायरनमेंट में कोई खराबी ना रहे। मतलब जैसे उनकी कंपनी से धुआं निकलता हो, पोल्यूशन फैल रहा हो, तो वो जो डोनेट करते हैं उससे उन चीज़ों को क्योर करने की मदद की जा सकती है। सोशल कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में गवर्नमेंट को ये लोग प्रोवाइड कराते हैं 2% या 5%, जिससे गवर्नमेंट लोगों के भलाई के काम करती है। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, अब लोगों के जो भी बेनिफिट्स होते हैं वो लोग डायरेक्ट लोगों के अकाउंट्स में ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं। जैसे किसानों को मिलते हैं, महिलाओं को मिलते हैं, या फिर आप देखो कि पेंशन्स आ रही हैं, तो इनको भी शुरू किया गया। द स्टेट स्टार्टेड टारगेटेड स्कीम्स रैदर देन जस्ट प्रोवाइडिंग सर्विसेज। अब क्या था, स्टेट ने जिन चीज़ों की ज़रूरत थी वो स्कीम्स बनानी शुरू कर दी। ऐसा नहीं था कि वो कुछ भी प्रोवाइड करा रही है, ऐसा नहीं चलेगा अभी। अब सिर्फ ज़रूरत की चीज़ों की ही स्कीम बनाई जाने लगी। जैसे LPG सब्सिडी बाय DBT। अब LPG गैस में जो हम घरों में गैस यूज़ करते हैं उसकी सब्सिडी आती है, वो डायरेक्ट हमारे अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाती है। आयुष्मान भारत, आयुष्मान इंश्योरेंस बेस्ड मॉडल है जो हेल्थ सेक्टर में चल रहा है। इसमें 5 लाख तक का हेल्थ इंश्योरेंस करते हैं सीनियर पर्सनस का ओवर 70 ईयर्स। पॉलिटिकल ट्रांसफॉर्मेशन, अब पॉलिटिक्स में क्या ट्रांसफॉर्मेशन आया, पावर डिसेंट्रलाइजेशन हुआ। पावर डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब है कि अब पावर सिर्फ सेंटर तक या केंद्र तक सीमित नहीं रह गई थी। अब क्या था, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन हो गया। तो पावर क्या था, सेंटर से स्टेट, स्टेट से विलेजेस तक ट्रांसफ़र हुई। हर कोई अब अपनी अपनी पॉलिसीज़ बनाते हैं, अपनी अपनी चीज़ें देखते हैं। तो इससे क्या हुआ, देश को चलाना थोड़ा इजी हो गया, डिसेंट्रलाइजेशन हो गया।
73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में पंचायती राज और अर्बन लोकल बॉडीज़ को पावर दी गई। 73rd में पंचायती राज बनाया गया और 74th में म्यूनसिपैलिटी महानगर निगम वगैरह बनाए गए। सिटीजन्स का पार्टिसिपेशन कर हुआ इसमें। आरटीए एक्ट के थ्रू सोशल ऑडिट हुई, जन सुनवाई होती है, पब्लिक हियरिंग्स जिनको बोलते हैं। तो इससे पॉलिटिकल कंपटीशन बढ़ा, रीजनल पार्टीज बढ़ी, मतलब जो छोटी छोटी पार्टीज थी बहुत सारी सामने आई। गवर्नमेंट अब क्या गठबंधन की सरकारें बनने लगी, कोalition गवर्नमेंट्स आने लगी। हाइटेंड पब्लिक डिमांड्स, अब पब्लिक डिमांड्स को पूरा किया जाने लगा। तो इट मीन्स गवर्नमेंट की अकाउंटेबिलिटी बढ़ी। क्रिटिकल रिव्यू ऑफ द नियो लिबरल स्टेट इन एरा ऑफ ग्लोबलाइजेशन, मतलब ग्लोबलाइजेशन में और नियो लिबरल स्टेट की अब इसमें हम क्रिटिक्स भी देखेंगे और उसके फायदे भी देखेंगे। तो पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या हुआ जब से ग्लोबलाइजेशन आया, नियो लिबरल स्टेट्स बने, तो इसका पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हमें क्या क्या दिखाई दिए। फास्टर इकोनॉमिक ग्रोथ, सबसे पहला इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत बढ़ी। एफडीआई आया जिससे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, आईटी सेक्टर को बूम मिला, ग्लोबल ट्रेड्स को बूम मिला, गवर्नमेंट का लोड कम हो गया, पब्लिक सेक्टर के लॉसेस ख़त्म हुए, एफिशिएंसी बढ़ी, प्राइवेट सेक्टर फास्टर ग्रोथ पर आया, नए नए इनोवेशंस होने लगे, कॉम्पिटिटिव ग्रोथ आई। बीएसएनएल स्लो था तो जियो एयरटेल फास्टेस्ट आ गया। ग्लोबल स्टैंडर्ड्स अडॉप्ट किए गए, मतलब आज जो चीज़ें अमेरिका में चल रही हैं, पहले अगर ग्लोबलाइजेशन नहीं होता तो हमें पता भी नहीं चलता कि क्या क्या चीज़ें उनके पास है। पर जब से हमें पता चल रहा है तो उन स्टैंडर्ड्स को हमने भी अडॉप्ट किया, कंपटीशन किया उनसे और क्वालिटी को इम्प्रूव किया। पहले हम ये बोलते थे कि इंटरनेट सिर्फ बाहर के देशों में ही बहुत फास्ट चलता है, बट अब जब से जियो ने उनको कम्पीट करना शुरू किया, हमारे देश में भी 4G 5G की फैसिलिटीज़ हमें प्रोवाइड कराई जाने लगी है। अब नेगेटिव इम्पैक्ट क्या है इसके नियो लिबरल स्टेट के, इनइक्वालिटी बढ़ी, रिच और पुअर का गैप बढ़ता गया, प्रोस्पैरिटी इंक्रीज्ड इन सिटीज़, मतलब बड़े शहरों में बहुत प्रोस्पैरिटी बढ़ी, लोग बहुत पैसे वाले हो गए, रूरल एरियाज बहुत ही पीछे रह गए, अमीर और अमीर होते गए, पुअर और पुअर होते गए, सोशल सेक्टर वीक हो गया, वेलफेयर स्कीम्स कट हो गई, एजुकेशन और हेल्थ स्कीम बनाना बहुत महंगा हो गया तो सरकार ने उसमें भी कमी करना शुरू कर दिया, जॉब इनसिक्योरिटी बढ़ी, कॉन्ट्रैक्ट लेबर आउटसोर्सिंग बढ़ा, मतलब जॉब अब कंपनियों ने लोगों को हायर करने की बजाय अपना काम बाहर कॉन्ट्रैक्ट पर करवाना शुरू कर दिया। तो कॉन्ट्रैक्ट लेबर तो बढ़ा, आउटसोर्सिंग भी बढ़ा, बट जॉब इनसिक्योरिटी भी बढ़ गई, क्योंकि हर साल आप देखो लाखों लोगों को ले ऑफ किया जा रहा है, जॉब से निकाल देते हैं एक दिन में 15-15 हज़ार लोगों को, क्योंकि उनका काम बाहर से चल रहा है। प्राइवेट सेक्टर प्रॉफिट मोटिव, प्राइवेट सेक्टर जो भी काम कर रहा है वो सिर्फ प्रॉफिट के लिए काम कर रहा है, तो पब्लिक इंटरेस्ट का ध्यान देना बंद हो गया, लेबर राइट्स कमज़ोर हो गए क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट लेबर बढ़ गया और जॉब में इनसिक्योरिटी बढ़ गई, नेशनल सॉवरेनिटी को भी धक्का लगा, मतलब हमारी देश की संप्रभुता को भी धक्का लगा। इंस्टीट्यूशन जो हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ये प्रेशर बनाने लगे हमारी पॉलिसीज़ पर। आज हमारी पॉलिसीज़ को पहले वहाँ पास करवाना पड़ता है तब देश में लागू होता है, क्योंकि हमें उनसे फंड चाहिए होता है। तो अब समरी में हम देखेंगे कि हमने क्या देखा कि स्टेट ओवर द टाइम चेंज हुए, लिबरल से वेलफेयर बने, वेलफेयर से न्यू वेलफेयर बने, ग्लोबलाइजेशन हुआ, मार्केट ओरिएंटेड इकोनॉमीज आई, स्टेट के रोल चेंज हो गए, कंट्रोलर से रेगुलेटर बन गया, एनजीओज, प्राइवेट सेक्टर्स, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, इनकी डिमांड बढ़ गई, एडमिनिस्ट्रेशन न्यू पब्लिक मैनेजमेंट बन गया,
जिसमें ट्रांसपेरेंसी और आईसीटी बेस्ड काम होने लगा। इनइक्वालिटी, पॉवर्टी, सोशल सिक्योरिटी आज भी बहुत सारे चैलेंजेस बने हुए हैं। तो ये चैप्टर आज हमारा कंप्लीट होता है। कुछ भी इसमें नहीं समझ में आया आप पूछ सकते हो। आपको अगर तो और डिटेल में समझना है या सिर्फ आप पॉइंटर्स को लेके भी समझ सकते हैं। मतलब ये 3rd चैप्टर का पूरा मैंने समराइज़ करके आपको बताया है। प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा, बताइएगा कि आपको कैसा लगा। थैंक यू।